नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरन सम्राट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि एक बात तेजस्वी यादव को याद करनी चाहिए कि क्या उनके राजद के कार्यकाल में के ज़माने में किसी को आरक्षण मिला। जब उन्होंने आरक्षण दिया तो दिया ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया तो वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नेता को चारा घोटाला में सज़ा मिली हो, लालू यादव को लेकर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस नेता को चारा घोटाले में सज़ा मिली हो, उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। उनको एक बात, जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, एक बात उनको याद करना चाहिए कि क्या उनके जमाने में, उनके समय में किसी को आरक्षण मिला क्या? उन्होंने किसी को आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जब वो आरक्षण देने का काम किए ही नहीं और आज जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के लिए चिंता किया, तब वो गाल बजा रहे हैं। इसलिए आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, तो उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। ये दिल्ली विधानसभा में शराब के नियम के तहत सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हाँ, आज खुलकर चर्चा होगी। और वैसे भ्रष्टाचारी लोग जो कि चेहरे पे ईमानदारी का नकाब लगाए हुए थे, उन लोगों का जो है आज धीरे धीरे करके खुलासा होगा और भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चलिए आगे बढ़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में इतना भव्य आयोजन किया गया। सबके सहयोग से रेलवे ने घनिष्ठ समन्वय के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गईं। करीब 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं को हम संगम में महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। रेलवे के सभी विभागों का समन्वय बहुत अच्छा रहा। महाकुंभ के इस सफल आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज हमारे संस्कृति के इस बहुत बड़े महापर्व में सबने मेहनत की, सबने अपना अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूं। और जो इस आयोजन से सीखने को मिला है, उससे हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें, लगातार अपने कार्यशैली को सुधारते रहें। मैं साथ ही साथ ये भी धन्यवाद देने आया हूँ अपने टीम को कि दिन रात आपने मेहनत की, लगे रहे और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा में हम कैसे सहायक बने, कैसे उस सेवा भाव से काम करें, वही सभी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनका भी बहुत सहयोग रहा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बारीकी से महाकुंभ में किस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहे, जांच करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार संवाद में रहे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का,
जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सके, उनको कैसे सहयोग कर सके, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है, उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। सर, इसमें चुनौतियां क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आगे जाएगा? सबसे बड़ी चुनौतियों में एक विशेष ये था, आईएनएस आ जाओ, सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। एफओबीज 12-12 मीटर के जो बनाए, उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था, उस इनपुट के ऊपर तुरंत रेलवे बोर्ड से उसका अप्रूवल, कार्रवाई वो करना, उसका एक बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो चीजें लर्निंग्स आई है, उसका देश भर में लाभ होगा। अभिनेत्री यामी गौतम ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफ़र पर कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के चेहरे पर खुशी देखती हूं और वे मेरी फिल्मों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। यह एक ऐसा सफ़र है जो आपको अकेले ही तय करना होगा, चाहे आप इंडस्ट्री से हों या बाहर से हों। अंतिम फैसला दर्शकों को ही करना होता है। काफ़ी एक डेफिनेटली एक जर्नी रही है, बट जहाँ मैं खड़ी हूँ इस वक्त लगता है नहीं, अभी और भी काफ़ी कुछ मुकाम हासिल करना बाकी है। पर अच्छा लगता है जब लोगों के चेहरे पर खुशी देखूं कि जो भी अगर कोई अच्छी बात कर रहा है या कोई फिल्मों को लेके या प्रदर्शन को लेके, अभिनय को लेके, तो अच्छा ही लगता है, बजाय कुछ भी क्योंकि मेरे दिल में कोई गिला, कोई शिकवा, कोई कंप्लेंट कुछ नहीं है। ये एक जर्नी है जो हर एक को खुद ही तय करनी है। आप चाहे इंडस्ट्री से हैं, आप इंडस्ट्री के बाहर से हैं, फाइनल वर्डिक्ट हमेशा ऑडियंस के पास है। और लंबा ही सही, बट एक सही अपने तरीके से ये जिंदगी जीना, आई थिंक ये। आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग हिंसा की घटना को लेकर झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 2047 तक देश को सर्वश्रेष्ठ और विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है, दूसरी ओर झारखंड में तनाव हो जाता है। शिवरात्रि के महान पर्व पर एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि कैसे पूरे देश को एक परिवार के तौर पर देखा जाता है। 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया तो भी विपक्ष ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह हजारीबाग हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि यह घटना केवल और केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अंजाम दिया है। देखो, हम कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 2047 सर्वश्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का, और पूरा देश उस तरफ बढ़ चुका है।
और दूसरी ओर झारखंड के अंदर चाहे सरस्वती मूर्ति भसान हो, तना हो जाता है कि नहीं साहब इधर से मूर्ति भसान नहीं जाना चाहिए। शिवरात्रि का महान पर्व, आप बताओ एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप लोग हैं, जो कहते हैं ना आंख में घी का काम करते हैं। सीखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कैसे एक देश को परिवार के रूप में 140 करोड़ लोग एक परिवार, देश प्रगति के रास्ते पे है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, और आप छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा कर देते हो। देखो इनको बर्दाश्त नहीं है। एक तो चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो राहुल गांधी, चाहे अखिलेश यादव या कोई भी, आप देख लो, हमेशा सनातनियों के खिलाफ बोलना, भारत के खिलाफ बोलना। अब देखो जहां 65 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा लिए, अब मिर्ची लगने शुरू हो गई। तो झारखंड के अंदर मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। तनाव कराओ, और ऐसे मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, और आप आरएसएस को एंटी सोशल एमिनेंट बोलते हो। शर्म आती है। आप मंत्री हो, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, स्वयंसेवक कूद जाता है, न जात पूछता है न धर्म पूछता है, उसका धर्म है इंसानियत। और वो हमेशा प्राकृतिक आपदा हो, कोई दिक्कत हो, संघ के स्वयंसेवक कूद जाते हैं। आप उसको असत्य बोलते हो। देखो इरफान अंसारी जी, एक तो आप मंत्री हो और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, और आपको जो दोषी है, मैं कह रहा हूं दोषियों को खिलाफ कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि महाशिवरात्रि के स्नान के बाद मैं महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। व्यवस्था से जुड़े सभी हमारे सफाईकर्मी, अन्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, नर्सें और सभी का उन्होंने आभार प्रकट किया है। और उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग और कृपा से बहुत ही सफल तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ। इतनी बड़ी संख्या विश्व में कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद मैं महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और जो व्यवस्था से जुड़े हमारे सफाई कर्मी हैं, अन्य ऑफिसर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से अपने नाविकों का और जो हमारे सहयोग में हमारे जितने भी कर्मचारी लगे थे, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और प्रयागराज में महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब फिर मिलेंगे आप सबके सहयोग से, आप सबकी कृपा से। बहुत बेहतर ढंग से संपन्न महाकुंभ हो रहा है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं, मैं कह सकता हूं कि अद्भुत विहंगम दृश्य लोगों ने अपने आंखों से देखा है। और बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या विश्व में कभी भी एक स्थान पर एकत्र नहीं हुई। मैं ऐसी सुव्यवस्थित, मैं कह सकता हूं, महाकुंभ के लिए अपने सभी कर्मचारियों का, पैरामेडिकल का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि आप विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया गया है, और वे कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर से आदेश आए हैं कि आपके विधायकों को गेट पर ही रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश के पूरे संसदीय इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से या संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक को परिसर में प्रवेश करने पर रोका गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ।
वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी। लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? आपने स्पीकर से बात करने की कोशिश? हमने स्पीकर से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। पुलिस अफसर हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, बिल्कुल। कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं ये क्या कैसे रोका गया? हमें तो बस परिसर में भी एंट्री नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। ठीक है, 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि बारामूला परियोजना की लागत पहले ही स्वीकृत राशि से दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि सरकार की ओर से कोई फॉलो अप नहीं हुआ। उस परियोजना पर काम कर रही कंपनी ने बताया कि पिछले 10 सालों में कोई भी मंत्री फॉलो अप के लिए नहीं आया। इसी तरह कई परियोजनाओं की लागत फॉलो अप न होने के कारण दोगुनी हो गई है। दिल्ली, अभी तो पूरी दिल्ली ऐसा लगता है टूटी हुई है, और हमने जो देखा
कि कोई भी सरकार का फॉलोअप नहीं होता था। कोई भी जो दिल्ली सरकार में इससे पहले की सरकारों में मंत्री रहे, सीएम रहे, उनका कोई फॉलोअप नहीं होता था। इसलिए कोई भी सरकारी अधिकारी तो काम नहीं करना चाहता जब तक उसको कोई उसका फॉलोअप ना हो। तो आज यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ में हमारी जो यहाँ से सांसद है बांसुरी जी, हमारे यहाँ से विधायक है नीरज जी और सभी RWA के लोग हैं। इनके साथ में ये 2 साल से पुलिया टूटी हुई है, सड़क बंद है, सारे ट्रैफिक का आना जाना बंद है। इसलिए हमने इनको तुरंत ही अधिकारियों को बुलाया इसका टेंडर करवा के, और होपफुली अप्रैल में हम इसका यहाँ पे नारियल फोड़ देंगे, काम शुरू कर देंगे। ये जो रास्ता है सर बिल्कुल पास में है, यहीं से दूसरा नंबर है यहाँ। सर, आप लगातार इसी रोड पे हम रिव्यू आ कर नहीं रहे हैं सकते। रोड्स का, क्या डेडलाइंस भी दे रहे हैं साथ साथ कि कब तक डेडलाइन रहेगी? देखिए, अभी मैं एक बात बता दूं, जैसे बारापुला, ये अगर आप यहाँ से सीधा देखेंगे तो ये बारापुला की तरफ में आगे जाता है। बारापुला का जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी जितना वो सैंक्शन था कॉस्ट, उससे डबल हो चुकी है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी फॉलोअप नहीं था। ये अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सारी टीम, सारे मंत्री ना तो विजिट करते थे। मुझे बारापुला वाले जो वहाँ पे कंपनी काम कर रही थी L&T, उन्होंने बताया कि 10 साल में कोई मंत्री आया ही नहीं, तो किसी का फॉलोअप नहीं था। तो कोई NOC की दिक्कत है तो कोई फॉलोअप नहीं करता था, उसमें टाइम लगता था। फिर वो कंपनी आर्बिट्रेशन में जाती थी, वहां से उसको अवार्ड होता था, वहां से सरकारी जो हमारे अकाउंट थे उनको फ्रीज कर दिया जाता था, वहां से पैसे। तो ऐसे हर प्रोजेक्ट को देखेंगे तो डबल उसकी कॉस्ट हो गई है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि सारी NOC हमको टाइमली मिले, और अगर वो 100 करोड़ रुपए का पास होता है तो वो 100 करोड़ रुपए में ही बने, उसको 200 करोड़ रुपए में नहीं लेके जाया जाए। सर, ऐसे आपके पास अभी तक आंकड़े आए हैं कि कौन सी जो ऐसे खास तौर पे पुलिया हैं या फिर सड़कें हैं, उनको वापस से आप लोग रिवाइव करेंगे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है? हमने लिस्ट बनाई है और मैंने अभी परसों मीटिंग करी थी PWD में। हमारे 5 ऐसे फ्लाईओवर हैं जो केवल NOC की वजह से रुके हुए हैं, तो मैंने खुद उनका पर्सनली फॉलोअप करने के लिए बोला है। और हम जो मैंने कहा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल भी लेट ना हो, ताकि सरकार के ऊपर में कॉस्ट का वहाँ पे एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। कौन कौन से फ्लाईओवर्स हैं सर? आपको बता रहे 5 फ्लाईओवर्स। एक तो बारापुला ही है, एक ITO टनल है जो वहाँ पे टनल है, एक उसका नया रूट बनना है। हम आपको पूरा लिस्ट देंगे। सर, आज डिस्कशन होनी है विधानसभा में CAG रिपोर्ट पर। आज कौन सी रिपोर्ट पेश है? नहीं, अभी तो CAG ने हमको लिखकर की रिपोर्ट दी है, उसमें 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ये 2000 करोड़ रुपए में दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, मगर ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने कहां पर लगाया, इसकी भी जांच करेंगे। शीश महल की भी जांच होगी। उसी के साथ में जो CM ऑफिस है, जब मैंने वो देखा और आप ही लोगों ने बोला, मीडिया ने कहा कि हमें तो आज तक वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, कोई भी MLA उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। 3 साल से वो बना हुआ है और CM ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। तो उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और अधिकारियों ने इतना पैसा खर्च करने की उनके पास में पावर कैसे आई, तो वो भी जांच कराएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विपक्ष के विधायकों द्वारा जिस तरह का व्यवहार विधानसभा में किया गया, देश में कोई भी विधानसभा में इस तरह से व्यवहार नहीं होता और इस तरह से विधानसभा नहीं चल सकती। 10 सालों से यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है और उन्होंने कहा कि हम किसी को भी ऐसी साजिश को अंजाम नहीं होने देंगे कि दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चर्चा न हो। आज का जो निर्णय बीजेपी विधायकों विपक्ष के विधायकों के निलंबन का जो मामला है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय है, अध्यक्ष का ही निर्णय है और मुझे लगता है कि अब आपके लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करें और सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। क्या आरोप लगे हैं कि उनके ऊपर भी CAG टेबल जिस दिन हुआ है उस दिन सभी लोग उपलब्ध थे, सदन में मौजूद थे। CAG का एजेंडा था टेबल करने का। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पे जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी
दिल्ली की जनता के मुद्दे पे चर्चा ना हो, ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। ये अब उसी स्टाइल से अगर चलाएंगे कि यहाँ पे आएंगे तमाशा करेंगे, तो संविधान का जो भी नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।